नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं अन्नदाताओं पर। दरअसल सरकार जब से इलेक्शन के मोड पर आई है तब से विपक्ष और सरकार यानी बीजेपी दोनों ही अन्नदाता और आदिवासियों के मोड पर आ गए हैं। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसानों से बातचीत की। जो किसान आंदोलन कर रहे थे उनके पास खुद चले गए और जब उनसे बात की तो बहुत ही सकारात्मक बातचीत हुई। कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कमजोरी है, दुखती रग है किसान और आदिवासी। क्योंकि भाजपा को पता है कि पिछले चुनाव की हम बात करें 2018 की, तो किसानों के चलते, आदिवासियों के चलते भाजपा सरकार से बाहर हो गई थी। वजह थी कमलनाथ का नारा कि 2 लाख तक का कर्जा माफ किसानों का। आज उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के जो डिफाल्टर अकाउंट है उसका ब्याज भी सरकार भरेगी। जमीनों के मामले में बहुत सारी बातें की है। कह सकते हैं कि किसानों का दिल जीतने की इस बार फिर शिवराज जी ने कोशिश की है। इस पूरे मामले में विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं 2 विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल योगीराज योगेश जी, सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल राठी जी और टेलीफोन लाइन स्काइप पर हमारे साथ रहेंगे गांव देहात से जुड़े किसान और पत्रकार राजीव गौर जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत योगीराज जी आपसे कि ये जो सारा मामला है किसान के मामले में, किसान शिवराज सिंह खुद किसान भी हैं, किसान के बेटे भी हैं। आज भी वो खेती बाड़ी पर बड़ा ध्यान रखते हैं। इसलिए वो किसानों की दिक्कतों को समझकर जब उन्होंने सरकार में पहली बार शपथ ग्रहण की थी मुख्यमंत्री की, उसके बाद जो उन्होंने किसानों से वादे किए थे, सबसे पहले उन्होंने किसानों को राहत देने के पैमाने बदल दिए थे। जो रेवेन्यू का पैमाना होता है कि कितने आपकी आनाबारी होगी और कितना नुकसान होगा, और तब वो आपको ओला, बिजली, पानी, सूखा राहत, यानी मुर्गे मुर्गी, बकरे बकरी, वो जब शिवराज जी बोलते हैं तो लगता है कि जैसे पूरा रटा हुआ सब एक सांस में वो कह जाते हैं। तो किसानों को उन्होंने वहाँ से दिल जीतना शुरू किया। आज की बात करें तो वो खुद उनके मंच पर जब जाते हैं तो पूरा एक तरह से मंच लूट लेते हैं। तो शिवराज जी की दुखती रखे किसान और आदिवासी, आपकी राय आज के किसान आंदोलन में शिवराज जी का जाना, उनका भाषण कितना किसानों को जीतने वाला है और कितना किसान उनसे संतुष्ट हुए हैं? योगराज जी, आपकी राय। देखिए, पिछले 18 सालों में शिवराज सिंह जी मास्टर स्ट्रोक खेलने में माहिर हुए हैं और आज भी ये देखो, अचानक उन्होंने एकदम 3 बजे पहुंचे किसानों के बीच और जो भी उनकी समस्याएं थी तुरंत उससे उन्होंने सहमति जताई और कई तो उन्होंने ऐसे आश्वासन दे दी जिसकी उम्मीद खुद किसानों को नहीं थी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो एक बड़ा एजिटेशन जो सरकार के खिलाफ होने वाला था, या अभी जैसे कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा आ रही थी, एक बड़ा मुद्दा भी बनने की और अग्रसर थे किसान जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल तो उन्होंने उस चीज़ को टाल दिया है। अब यही बात होता है क्योंकि किसान अक्सर ये कहते हैं कि हमसे हमेशा यही कहा जाता है, हम जब आंदोलन करते हैं तो हमसे तमाम तरह के वादे किए जाते हैं लेकिन वो वादे पूरे हो नहीं पाते। अब ये देखने वाली बात यही होगी कि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो कितना पूरा कर पाएंगे और कब तक पूरा कर पाएंगे। क्या दोबारा से किसान को आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके पहले ये सारी बातें पूरी हो जाएंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बात ज़रूर है कि किसानों का मुद्दा हो, आदिवासियों का मुद्दा हो, चाहे गरीब पिछड़ों वर्ग का मुद्दा हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मामले में बड़े संवेदनशील रहते हैं। और हमने पहले भी देखा है जब इन ट्राइबल और आदिवासियों की जब बात आई थी तो उन्होंने अपना विदेश का दौरा भी रद्द कर दिया था। तो वो मौके की नज़ाकत को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, लोगों की समस्याओं को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और किसान और आदिवासी तो उनके घर के ऐसा मान के वो चलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है फिलहाल तो संकट टल गया है जी, लेकिन बस ये देखना है कि ये कब तक किसानों की मांगे पूरी हो पाएंगी। असल में मैं तो ये कहूँगा कि किसान और शिवराज सिंह चौहान दोनों कसौटी पर हैं। शिवराज जी ने ये साबित किया कि अभी तक के वो सबसे किसान हितैषी मुख्यमंत्री रहे हैं अगर हम मध्य प्रदेश के बनने से लेकर अब तक की बात करें। और दूसरी बात यह कि चुनावी साल है, अब किसान और आदिवासी दोनों पहले की तरह सीधे नहीं रहे। योगीराज जी बहुत चतुर है, उनको मालूम है कि कब लोहा गर्म है, कब चोट करनी है। तो चुनाव के साल में जिस तरह से कर्मचारी आंदोलन करके सरकार से अपनी बात मनवाते हैं, उद्योगपति अपनी बात मनवाते हैं, अब किसान और आदिवासी भी इतना चतुर तो हो ही गया है कि उसे मालूम है कि कब ये सरकारें झुकेंगी, कब सियासी नेता उनके पैरों पर आएंगे। तो समय है, माने मौके की जो नज़ाकत है वो बहुत महत्वपूर्ण है और टाइमिंग की बात है। राजीव गौर जी,
संयोग है कि आप पत्रकार भी हैं, किसान भी हैं, और ये भी इत्तेफाक है कि आप मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र बुद्धि से भी आते हैं। क्या हाल है किसानों के और क्या सोचते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को लेकर किसान, कि कितने वो किसान हितैषी हैं और कितनी सारी बातें वो मान चुके हैं और कितनी और मान सकते हैं? आपकी राय। निश्चित तौर पर राघवेंद्र जी, आप जो कह रहे हैं वो सही है कि मुख्यमंत्री जी किसान हितैषी हैं, ये बात सही है। और जो वो डिसीजन लेते हैं, जो वो निर्णय लेते हैं, और निर्णय लेने की क्षमता भी बहुत अच्छी है उनकी, लेकिन वास्तविकता में जो किसानों के बारे में जब बात आती है प्रशासनिक स्तर पर, तो वह अमली जामा नहीं पहना पाते हैं। कहीं ना कहीं जो अफसरशाही वो उन सब चीजों के ऊपर हावी होती है। जैसे हम अगर बात करते हैं एक छोटे से किसान को, कि अगर खसरा खतौनी की नकल लेनी है तो वो चक्कर लगा लगा के परेशान हो जाता है तहसील के। एक नकल की जैसी जरूरत होती है तो उसके लिए भी उसे हजारों चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। और रही बात रिश्वत की, भ्रष्टाचार की, तो वो भी बहुत हद तक फैल चुका है। बिना कुछ लिए दिए तहसीलों में किसानों का कुछ काम होता नहीं है। तो ये बहुत सारी विसंगतियां भी हैं, जिनको ये विसंगतियां हालांकि मुख्यमंत्री जी जो घोषणाएं करते हैं उनमें शामिल नहीं है। इनके लिए उनको त्वरित और स्थायी तौर पर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। घोषणाएं तो होती रहती हैं, चुनावी वर्ष भी है, निश्चित तौर पर अभी और भी घोषणाएं हमें देखने को मिलेंगी। और तो किसानों की जो समस्या है वो वाकई यथावत हैं, और मैं जहां तक समझता हूँ कि अगर उन पर थोड़ा बहुत भी कुछ सरकार कर पाती है तो बहुत अच्छा होगा। निश्चित तौर पर शिवराज जी संवेदनशील हैं, लेकिन उनकी मंशा के अनुरूप जो उनके जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठ पाते। बिल्कुल राजीव जी, आपकी बात का जो लब्बुलवाब मैं समझ पाया वो ये कि वो सवार तो अच्छे हैं लेकिन घोड़े जो हैं ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के बारे में उनकी किसानों को लेकर, आदिवासियों को लेकर, गरीबों को लेकर बड़े संवेदनशील हैं। मैं ये कहूँगा कि इस बात से इत्तेफाक आप भी रखेंगे और योगीराज जी भी और कमल राठी जी, चूँकि जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे अर्जुन सिंह, उनके बारे में एक जब उनका नाम का जिक्र होता था बोलते संवेदनशील मुख्यमंत्री। तो संवेदनशीलता के मामले में शिवराज जी गरीब, आदिवासी और किसानों के मामले में बेहद संवेदनशील है। लेकिन वो जिस घोड़े पर सवार हैं वो घोड़ा कई बार थोड़ा सा बिगड़ जाता है, और जो बात लोग कहते हैं कि नौकरशाही बेलगाम हो जाती है, मुख्यमंत्री खुद इस बात को जानते हैं। मैं तो कहूँगा कि एक बार जब मुख्यमंत्री विदेश यात्रा से लौटे थे और ओले बारिश पानी की बहुत ज़बरदस्त क्षति हुई थी किसानों को, उसके चलते सीधे एयरपोर्ट से वो खेतों में गए थे और उन्होंने कहा था कि ये ओले और बारिश किसानों की फसलों पर नहीं, मेरे सीने पर गिरे हैं ओले। और उसके बाद जो उन्होंने राहत की घोषणा की थी उसमें एक कलेक्टर ऐसे थे जिन्होंने राहत के ऐसे नियम बनाए थे कि उस गांव का एक भी किसान उस राहत पाने के दायरे में नहीं आ रहा था। तब हमने लिखा भी था कि मुख्यमंत्री मरने नहीं देंगे और अफसर जीने नहीं देंगे। उसके बाद उस दरमियान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर से भी निर्देश दिए और बाद में वो सारे पैमाने बदल गए, किसानों को राहत मिली। लेकिन किसान को राहत देने के लिए राठी जी, एक मुख्यमंत्री को इतनी ताकत से काम करना पड़ता है और बार बार उस जड़ता को तोड़ना पड़ता है कि अफसर मुख्यमंत्री की मंशा को समझे और उस मंशा के, उस मर्जी के मुताबिक काम करे। ये बड़ा कठिन काम है और ये कठिन काम कई बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को थोड़ा सा उलझन में डालता, दिक्कत में डालता। आपकी राय कि आज जो किसानों के मंच पर पहुंचे के शिवराज जी, उन्होंने बहुत सारी वो घोषणाएं कर दी जो उम्मीद भी नहीं थी, जैसा योगराज जी कर रहे थे। मैं सिर्फ उसमें एक लाइन और जोड़ूंगा। उन्होंने ये कहा कि रेवेन्यू की जो ज़मीन है, राजस्व महकमे की ज़मीन पर अगर किसानों के लंबे समय से कब्जे हैं, वो उस पर खेती कर रहे हैं, फिर उन्होंने स्पष्ट किया, तत्काल वो समझे कि मामला नाजुक है। उन्होंने कहा चरणों की ज़मीन छोड़कर, क्योंकि गाँव में, पंचायतों में चरणों की ज़मीन पर भी लोगों ने कब्जे कर लिए हैं। उन्होंने कहा चरणों की ज़मीन को छोड़कर हम किसानों को पट्टे देंगे उन ज़मीनों को जिन पर वो कई सालों से खेती करते चले आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब किसान ज़मीन खरीदता है तो रजिस्ट्री के साथ ही कुछ ही दिनों में नामांतरण भी हो जाएगा। जो बात राजीव गौर कहते हैं कि हर बात के पैसे लगते हैं, तो नामांतरण में बड़े पैसे खर्च होते थे, ये बात भी उन्होंने कही है। अब यहाँ देखने वाली बात है कि अफसर इस पर कितना अमल करते हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते आपकी नौकरशाही को लेकर राय और शिवराज जी के रवैये को लेकर राय। देखिए, ऐसा है कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो काफ़ी संवेदनशील हैं और उन्हें
कोई भी ग्राउंड में राजनीतिक रूप से कैसे उस ग्राउंड पे अपना वर्चस्व दिखाना, उसमें बहुत अच्छी माहिरता हासिल है। जैसे कि वो आज पहुंच गए और वो विरोध प्रदर्शन जो है वो सभा में तब्दील हो गया। तो हम ये देखेंगे कि पिछले कई सालों से हम देख रहे हो, भोपाल में भी मेरे जीवन में शायद मैंने पहला ऐसा ही किसान आंदोलन देखा था जिसमें मुख्यमंत्री को भी कैद कर लिया गया था और कई दिनों तक बाहर नहीं आने दिया था। यही भोपाल की बात है। ऐसा आंदोलन शायद मैंने अपने जीवन में अभी तक तो नहीं देखा। दिल्ली में भी काफी बड़े आंदोलन हुए। लगभग किसानों के जो मुद्दे हैं वो मुझे लगता है ऑन एन एवरेज कोई भी किसान संगठनों, क्योंकि वो भी बहुत तादाद में है, तो उनके मुद्दे कहीं ना कहीं एक ढंग के हैं। तो उस एक ढंग के मुद्दे पे कोई भी सरकार, चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, वो क्यों नहीं इतने सालों में काम कर पा रही है? क्यों किसानों को घड़ी घड़ी आंदोलन रहना पड़ता है? ये मुझे आज तक इस बात से समझ में नहीं आया। कई सारी घोषणाएं होती हैं लेकिन वो क्यों ग्राउंड रियलिटी में तब्दील नहीं होती और किसान क्यों संतुष्ट नहीं होता? तो क्या हम हमारे राजनीतिकों को उस चीजों को, भाई जिम्मेदारी राजनीतिक की है कि वो कैसे सरकार में नियम बनाए और विधानसभा से नियम पास करे, तो अधिकारियों को तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन क्यों ऐसे नियम नहीं बन पा रहे हैं कि किसान को घड़ी घड़ी आंदोलन करना पड़ता है? ये समझ के परे है। चाहे सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, पूरे हिंदुस्तान को लेके ही मैं ये बात कह रहा हूं। रही बात जो राजस्व की बात कर रहे हैं, अब ये रजिस्ट्री 7 दिन में नामांतरण की जो बात है, वो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में पिछले कई दिनों से कई बार घोषणाएं हो गई। कई बार मैंने एसडीएम कोर्ट में लिखा है कि ये खसरा खतौनी के करेक्शन के लिए आप पटवारी से संपर्क करें। अब मैं ही गया एक जब आप पटवारी से संपर्क करने, पटवारी ने कहा नहीं साहब आप तहसीलदार साहब को बोलो, तहसील साहब ने कहा एसडीएम से बोलो। मतलब कोई भी वो आवेदन लेके उसको सुधार नहीं करना चाहता था जब तक कि मैं उसको अन्यथा रूप से उससे संपर्क ना करूं या दलालों के माध्यम से ना करूं। पहले खसरा खतौनी वगैरह काफी आसानी से पटवारी से मिल जाया करती थी, भले ही थोड़ी बहुत रिश्वत लगती होगी। लेकिन आज की तारीख में एक लोक सेवा केंद्र के नाम से जो चालू हुआ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। उसमें जो चीज 5 रुपए 10 रुपए में मिलती थी उसकी 40 रुपए 50 रुपए फीस हो गई और आदमी घूमता रहता है। उसके बाद वहां भी रिश्वत देना अलग, मतलब एक खिड़की पटवारी बस की थी कि उसी के हाथ में दे देते थे। गांव से किसान आता था, कुछ अनाज दे देता था, जिससे जैसे संबंध हो पटवारी मदद करता था। लेकिन आज हम देखते हैं कि लोक सेवा केंद्र में अलग हमें उस आदमी को पकड़ना है, उसको अलग पैसे देने, तब जाके आवेदन वहां जाएगा। तो हम ये जितनी चीजें देख रहे हैं कि नामांतरण के कई बार आदेश हो चुके, तो ऐसे सारे आदेश होने के बाद भी अगर नहीं कर रहे हैं। कमिश्नर प्रणाली लागू हुई, अभी का किस्सा है, जब कमिश्नर प्रणाली लागू हो गई, मैं एसडीएम कोर्ट अभी 3 दिन पहले गया तो पता चला साहब एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब ये भोपाल में जो इस्तेमा लगाया था वहां ड्यूटी पे है। अब जब हमने पुलिस को पावर दे दिए हैं, प्रशासनिक पावर पुलिस को पूरे न्याय व्यवस्था के चले गए हैं, तो एसडीएम कोर्ट खाली क्यों है? भाई जब एसडीएम तहसीलदार पटवारी आरआई मिलता ही नहीं है तो किसान कब तक घूमेगा? बिल्कुल यही बात है योगी राज जी। दरअसल एक बात जो निकल कर आई कि राजस्व की भूमि के पट्टे, सरकार को ये यहां पर नौकरशाही की छाती पर घुटना रखने की जरूरत है। मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि अगर राजस्व की जमीन पर कब्जे हो रहे हैं तो फिर पटवारी आरआई तहसीलदार क्या कर रहे हैं? क्योंकि अगर वो कब्जे रोक दिए जाएं तो सरकार को फिर पट्टे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जब उनकी नाकारापन, उनका मक्कारी, उनकी मिलीभगत सरकारी जमीन पर कब्जे होते हैं और बाद में सरकार को उनके पट्टे देने पड़ते हैं, तो यहां पर सरकार को कठोरता की जरूरत है कि अगर रेवेन्यू की जमीन पर कब्जा हुआ इसके बाद तो फिर वो पटवारी तहसीलदार आरआई सस्पेंड हो जाएंगे। सस्पेंशन भी कोई सजा नहीं होती, बल्कि आप उनको कहिए कि उनकी बर्खास्तगी तक इसमें होगी। तो जब तक ये डर नौकरशाही को नहीं होगा तब तक नौकरशाही मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर कितना अमल करती है ये तो समय बताएगा। लेकिन एक चीज़ मैं और तीनों मेहमानों से जरूर करूंगा कि मैं एक पत्रकारिता का विश्वविद्यालय है माखनलाल, उसमें मैं डायरेक्टर हुआ करता था। हमारे महकमे के एक कर्मचारी की 30 दिन आने के बाद भी 4-5 दिन का वेतन कट जाता है, उसकी पूरी तनख्वाह नहीं मिलती है। शिकायत होती है, मैं प्रशासनिक अधिकारी से कहता हूं कि ये वेतन क्यों कटा? जवाब में वो कहते हैं कि जिसका वेतन कटा उससे आवेदन ले लीजिए। मेरा उत्तर यह था कि वो गलती किसकी है? कर्मचारी की गलती से तो वेतन नहीं कटा। जब आपकी गलती से वेतन कटा तो कर्मचारी आवेदन क्यों करेगा? उनका जवाब था कि प्रशासनिक कार्यों में ऐसा होता है। तो ये जो प्रशासनिक कार्यों में ऐसा होता है कि कब्जे भी हो जाएंगे और किसान पर दंड होगा या उसको पट्टे दिए जाएंगे, तो या तो किसान भुगतेगा या सरकार भुगतेगी। अधिकारियों को रोकने की जरूरत है
आपकी राय इस पर डंडा थोड़ा सा मजबूत करना पड़ेगा योगीराज जी? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आखिर ये सब इम्प्लीमेंटेशन किसको करना है? ये अफसरों को ही करना है। और रेवेन्यू एक ऐसा विभाग है जो सबसे ज़्यादा सरकार की छवि को बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। हाँ, पुलिस के बाद दूसरा महकमा ऐसा है। बिल्कुल, क्योंकि क्या है कि वो सीधे लोगों से जुड़ा हुआ विभाग है जी। और पटवारी साहब तो मतलब वो तो जैसे जिलाधीश हैं जिले में, तो पटवारी साहब हल्काधीश हैं अपने क्षेत्र के, तो वहाँ तो कोई मतलब बिना उनकी आज्ञा के पत्ता नहीं खड़कता। और किस जमीन पे, रेवेन्यू की जमीन पे कब्जा हो रहा है, वो सब करवाने वाले भी यही कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। अगर करवाने वाले नहीं भी हैं तो फिर उनकी जानकारी में आने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं होती? अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो सरकार को फिर पट्टे देने पड़ते हैं उसके। नहीं, तो आपकी वजह से सरकार को भूमि का नुकसान हो रहा है जी। नहीं, वो सबसे बड़ी बात है कि वैसे तो आपके पास जमीन नहीं है, आप ये कहते हैं मध्य प्रदेश में कोई जमीन ही नहीं बची, अब आप पट्टे दे के लोगों किसानों को बांटना चाहते हैं कि साहब चूंकि इन पे इनका किसानों का कब्जा है, इनको इसलिए मालिकाना हक दिया जाए। आपको याद होगा दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी 2-2 बीघे के पट्टे लोगों को करवा दिए थे दलित एजेंडा के नाम पर। और फिर उन पट्टों का क्या हुआ? वो जिनके नाम पे पट्टे किए गए थे वो पट्टे बेच खाए लोगों ने, या तो पटवारी को बेच दिया या किसी प्रभावशील लोगों को बेच दिया। मतलब एक सरकारी जमीन को आपने औने पौने दाम में ठेकाने लगा दिया गया। और यही स्थिति यहाँ होगी। आप रेवेन्यू की जमीन पर जो किसान काबिज है वो जब तक कर रहा है तब तक कर रहा है, जिस दिन वो चूंकि पटवारी को पता है कि किसका कब्जा है और किसने कराया है, और ले दे के वो आएगी जमीन पर पटवारी के पास। प्रश्न यही है कि वो काबिज हुआ तो कब्जा हटाने के लिए जो महकमा है वो काम क्यों नहीं करता है? पहले आप कब्जा होने देते, वर्षों तक कब्जा चलता है, उसके बाद फिर सरकार के लिए वो कब्जे समस्या बनते हैं और बाद में वोट बैंक के चलते उनका वो कब्जे पट्टों में तब्दील हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे महकमे के साथ कड़ाई की भी जरूरत है। जो बात मैंने कहा कि सरकार तो मरने नहीं देगी लेकिन अफसर जीने भी नहीं देंगे, तो ये जो बात है इस पर भी बात करने की जरूरत है। और एक और राजीव गौर जी जानते होंगे इस बात को, गांव देहात में बिजली महकमे की समानांतर सरकार चलती है, बिजली कंपनी की समानांतर सरकार। एक तो वो बिल आता है जो किसान सरकार को जमा करता है, और एक बिल वो होता है जो किसान रेवेन्यू जो बिजली कर्मियों को देता है। उसमें लाइनमैन से लेकर जूनियर इंजीनियर और बड़े इंजीनियर तक की बात है कि अगर आपके पास आपके 6 ट्यूबवेल चल रहे हैं तो 4 का बिल देगा, 2 के पैसे आप हमको नकद दे दो। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रांसफार्मर जलने की बात है, बिजली की बिलिंग की बात है। एक चीज और है, गांव देहात में मोटर लगी है 5 हाउस पावर की और बिलिंग करता है विभाग 7.5 हाउस पावर की, बोले ऐसा नियम है। तो ये जो अंधेर खाता है इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। ग्राउंड जीरो पर क्या है, राजीव गौर जी आप जरूर शेयर करें। ये ऐसा सवाल आपने उठाया है कि बहुत अच्छा सवाल भी है जी। राघवेंद्र जी, निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में एक समानांतर सरकार डेफिनेटली चलती है। और वो जो एक चेन बनी हुई है उस समानांतर सरकार में, जो लाइन मैन से लेकर ई और डी तक एक सिस्टम चलता है इन लोगों का, और उस सिस्टम के आधार पर बाकायदा लाइन मैन के द्वारा वसूली होती है इसमें। चूंकि मैं तो ग्रामीण क्षेत्रों से हूँ और ग्रामीण क्षेत्र की पत्रकारिता भी करता हूँ, तो ऐसे बहुत सारे वाकये यहाँ होते हैं कि 5 HP का अगर एक ही कनेक्शन है तो उस एक कनेक्शन पर 2-2, 3-3 मोटरें चल रही है। बाकी का हिसाब किताब जो होता है वो लाइन मैन आकर अपनी फसल आने के बाद बोरों में अपना अनाज लेकर चला जाता है। और उसका एक सिस्टम बना हुआ है बकायदा कि लाइन मैन के से होते हुए वो ऊपर तक वो राशि पहुंचती है। तो इस वजह से विद्युत विभाग भी लापरवाह हो जाते हैं। और जहाँ लेकिन इसके बावजूद बिजली कंपनियों की हालत ऐसी है, हालांकि थोड़ा विषय से अलग है, जैसे रोडवेज कभी बर्बाद हुआ, मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम जितने टिकट कटते थे उसके अलावा उससे ज्यादा बेटिकट होते थे। तो जितने बिल सरकार को मिल रहे हैं किसानों के ट्यूबवेल के जो मोटर चल रही है उससे ज्यादा बिलिंग वो अधिकारी कर्मचारी कर रहा है जो खुद ही पैसे खा रहे हैं, और बिजली कंपनियां अरबों हजारों करोड़ के घाटे में चल रही है। तो यहां भी ध्यान देने की जरूरत है। किसान तो पिट रहा है, किसान से वसूली हो रही है, लेकिन आधा पैसा सरकार के खाते में, आधा पैसा बिजली कंपनी के वो कर्मचारी खा रहे हैं जो जिस ट्रैक पर चलकर रोडवेज खत्म हो गया उसी ट्रैक पर ये बिजली कंपनी चल रही है। लेकिन जो दिक्कत है जिस पर मैं फोकस करना चाहता हूं वो ये कि जो ट्रांसफार्मर जल गए हैं किसानों के, उनको लगवाने के लिए भी बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं, और महीनों जब ट्रांसफार्मर नहीं बदल पाते
तो किसानों की फसल सूख जाती है। मुख्यमंत्री ने आज इस पर भी बहुत ध्यान से बात की है कि ये ट्रांसफार्मर जले हुए जल्दी बदलाए जाएंगे। एक दो वाक्यों में आपकी राय कि आपके इलाका चूंकि मुख्यमंत्री का है, वहां ट्रांसफार्मर जल्दी बदले जाते हैं, वहां भी स्थिति खराब है? यहाँ तो खैर मुख्यमंत्री जी का एरिया है जी तो यहाँ तो जल्दी बदले जाते हैं, लेकिन चूंकि मैं होशंगाबाद नर्मदापुरम जो जिला है जी मेरी कुछ कृषि भूमि वहां भी है, लेकिन वहां स्थिति इतनी खराब है कि अगर एक बार ट्रांसफार्मर जल जाता है तो लाइनमैन सुनता नहीं है। वहां हमें अपनी निजी खर्चे से चलिए, मैं समझ ट्रांसफार्मर गया, को उतार कर- सरकार भी आपकी बात समझ जाएगी जो आप कहना चाहते हैं। एक और सवाल, 2-3 वाक्यों में इसका भी उत्तर, समय की कमी है, कि किस तरह से दिक्कत है खाद की, क्योंकि रासायनिक खाद की दिक्कत आ रही है, यूरिया और डीएपी की, जो फसल अब बोई जाएगी धान कटने के बाद। गेहूं की फसल का रकबा बहुत बड़ा है मध्य प्रदेश में, वहां डीएपी यूरिया किस तरह से मिल रहा है और वो असली है कि नकली? नहीं, फिलहाल तो यहाँ ठीक ठाक मिल रहा है बुधनी तहसील में। बाकी अगर बुधनी तहसील के अलावा मैं जैसे कहीं और की बात करता जी। हूँ तो पिछले 2 दिन पहले ही छाबर में एक किसान की लाइन में लगने से मृत्यु हो जाती है। तो निश्चित तौर पर बुधनी के अलावा अन्य जगह थोड़ी सी समस्याएं हैं और किसान को भी इस ओर मैं समझता हूँ कि जागरूक होना चाहिए कि वो केमिकल्स जो फर्टिलाइजर्स हैं उनके ऊपर उपलब्धता अपनी कम करके जैविक की तरफ उनको जाना चाहिए। उसके रिजल्ट भी भविष्य में अच्छे मिलेंगे। बिल्कुल, समय की कमी, लेकिन मैं किसानों को तो कई बार मैंने कहा कि किसान अब कसाई हो गया है, क्योंकि वो जैविक खाद की तरफ जाता नहीं है। वो रासायनिक खाद इतनी डालता है, 1 कुंटल गेहूं बोने में 3 कुंटल खाद का इस्तेमाल करते हैं। धरती माता के प्राण ले रहे हैं, गौ माता का दूध लाकर सड़क पर छोड़ देते हैं। तो ये अब किसान सीधे कम हो गए हैं, चतुर, और मैं कहूँगा कि कसाई भी ज़्यादा होगा। एक एक 2-2 वाक्यों में राठी जी आपकी इसमें राय और अंतिम टिप्पणी योगीराज जी आपकी होगी। आपका इसमें क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। और दूसरा, मैं आपने सभी बातें लगभग कवर करी है, समय की कमी है। एक आखिरी बात मैं रखना चाहता हूं कि जो सीमांकन की भी एक समस्या किसानों को खास तौर पे आती है, तो पहले जरीब से होता था, एक आसान तरीका था और किसान समझता था। लेकिन आज जो हम सैटेलाइट के माध्यम से सीमांकन की बात करते हैं तो इसमें जमीनें भी इधर उधर सरक रही हैं। शहर के पास के जो गांव हैं उनमें ये बहुत समस्या आ रही है, जमीन एक दूसरे पे चढ़ रही है, क्योंकि ना उस टेक्नोलॉजी का उपयोग वो आ रहा है। 50 रुपए प्रति खसरा नकदी की कीमत है, लेकिन हमें उस सर्वेयर को एक्स्ट्रा 5,000 रुपए देने पड़ते हैं। तो सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है सीमांकन की, बिजली की आपने कही और लगभग सभी बातें आपने। बिल्कुल, खाद बीज तो अपनी जगह है, लेकिन सीमांकन भी बहुत बड़ी समस्या, और उसके लिए भी गाँव में कई बार लठ चल जाते हैं, खून खराबी होता है। आपकी राय कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह दिल जीतने में माहिर है, आज भी उन्होंने दिल तो जीत लिया है, लेकिन अफसरशाही कितना उनके काम को करेगी, इस पर सवाल खड़े होंगे। आपकी बहुत संक्षेप में टिप्पणी। नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री जी तो सारे लोगों का दिल जीत ही लेते हैं, चाहे किसान हो चाहे आदिवासी हो। लेकिन जिस अफसरशाही की आप बात कर रहे हैं, वो अफसरशाही पे यदि उनकी लगाम थोड़ी और तगड़ी हो जाए तो मुझे लगता है कि वो जैसा चाह रहे हैं उनकी मंशा फलीभूत हो सकती है। जी, तो मैं, अगर समय बचेगा तो मैं पूछता हूं हमारे टेक्निकल स्टाफ से कि क्या हम मुख्यमंत्री की बाइट सुनवा सकते हैं? तो चलिए, समय की कमी है कि फिर ये किस्से तो चलते रहेंगे, इस पर फिर कभी विस्तार से बात करेंगे। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। राजीव जी, गौर जी आपका साधुवाद, योगीराज जी आपका भी, और राठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने किसानों के बीच जाकर मोर्चा संभाला, उनके दिल जीतने की कोशिश भी की। अब नौकरशाही के ऊपर है कि कितना वो दिल जीत पाते हैं और कितना ये सब किसानों का मामला वोट बैंक में बदल पाता है। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।